Good morning, students. I am Nita Sharma from Layal Public School, बीकानेर, योर हिंदी टीचर। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना में पाठ 13 समास कक्षा 8 में पढ़ने जा रहे हैं। समास। समास क्या होता है? देखिए, हम कुछ शब्द पढ़ते हैं। टिंकू, मैं दही में डूबा हुआ बड़ा खाऊंगा। चीनू बोलते हैं मैं दही बड़ा खाऊंगा। तो दही में जो डूबा हुआ बड़ा है उसी को क्या नाम दे दिया उसने? दही बड़ा, यानी उसका शॉर्ट नेम दे दिया। आपने देखा चीनू ने जिस वस्तु को एक ही संक्षिप्त रूप में कह दिया उसी को टिंकू ने 4-5 शब्दों में कहा। आप कह सकते हैं कि चीनू ने 5 शब्दों को एक ही शब्दों में समा दिया, इसी को समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना, यानी किसी भी वाक्य को छोटा कर देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से संक्षिप्त शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि समास किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से संक्षिप्त शब्द बनने की क्रिया को हम समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। अब मान लीजिए दो शब्दों से हमने संक्षिप्त करके कोई शब्द बनाया, तो ये जो शब्द बनाने की क्रिया थी इसको तो हमने क्या नाम दिया? समास। लेकिन जो शब्द बनकर आया उस शब्द को हमने क्या बोला? समस्त पद। यानी जो संक्षिप्त पद बना उस संक्षिप्त पद को हमने क्या नाम दिया? समस्त पद। जब तक समस्त पदों को वापस अलग अलग यानी पृथक पृथक कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। इस समास वाले चैप्टर में आपको 3 चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है: समास, समस्त पद और समास विग्रह। वापस से बोल रही हूँ, समास, समस्त पद और समास विग्रह, ये आपको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये देखिए समास क्या होता है? समास दो शब्दों के मेल से संक्षिप्त बद्ध बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। फर्स्ट बात। सेकंड, समस्त। तो दो या दो से अधिक शब्दों से जो संक्षिप्त पद बनता है तो उस पद को या उस शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। और जब समस्त पद बन जाता है तो उसको वापस पृथक करने की, वापस अलग अलग करने की क्रिया को हम कहते हैं समास विग्रह। विग्रह यानी अलग अलग करने। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। गंगा का तट, पद में 2 पद है, एक तो गंगा और एक तट। हमने इसको आपस में मिला दिया तो का को हटा के हमने क्या बना दिया? गंगा तट। ये क्या बना? गंगा तट क्या है? समस्त पद। ठीक है। अगर हम इसे विग्रह करना है हमें इसका, तो हमें क्या बना देना है? वापस गंगा का तट, यानी दोनों को अलग अलग बना देना है। समास के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब जैसे गंगा का तट, तो इसमें गंगा है शब्द है वो क्या है? पूर्व पद। और जो तट है वो क्या है? उत्तर पद। जो पद बाद में आ रहा है वो उत्तर पद और जो पहले आ रहा है वो प्रथम पद, पूर्व पद या प्रथम पद। समास होने पर दोनों पद या अन्य पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। देखिए अभी हमने समास बनाया तो बीच की विभक्ति जैसे का, के, की, इन विभक्तियों का हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। तो इसमें क्या होता है? समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, समास होने पर जहाँ संधि संभव वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। देखिए समास के प्रकार। समास के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद। तो जिस समास में पहला पद अव्यय, अव्यय का मतलब उप, अनु, यथा यानी उपसर्ग से संबंधित पद हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है, यानी इसका जो फर्स्ट पद होता है वो उस अगले वाले शब्द को सहारा प्रदान करता है, उसको सहारा प्रदान करके उसका अर्थ बनाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए यथाशक्ति, तो शक्ति का मतलब क्या था? बल। और यथा यानी के अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार। देखिए कुछ चीज के हम समस्त पद और उसके विग्रह देखते हैं। आ जन्म यानी जन्म से लेकर, जन्म यानी जन्म, आ यानी लेकर, जन्म से लेकर आ जन्म। आजीवन यानी जीवन भर या जीवन पर्यंत। आजीवन का मतलब क्या होता है? जीवन भर या जीवन पर्यंत। आमरण यानी मरण तक।
आमरण का क्या होगा, मरण तक यानी मृत्यु तक। कहते हैं ना आमरण अनशन किया तो मृत्यु तक। तो मरण शब्द अलग हो गया और आ क्या हो गया, अव्यय यानी उपसर्ग हो गया। तो आ प्लस मरण आमरण। गली गली यानी प्रत्येक गली, गांव गांव प्रत्येक गांव, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, बेकाम बिना काम के। तो ये तो देखो हमारा समस्त पद है प्रतिदिन ये, और विग्रह क्या है, प्रत्येक दिन। बेकाम बिना काम के, बेखटके बिना खटके के, भर पेट पेट भर के, यथामति मति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। ये है हमारा अव्यय भाव समास। नेक्स्ट हमारा समास आता है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास को पढ़ाने से पहले आपको बताऊंगी कि तत्पुरुष समास है वो हमारे कारक जो विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से पृथक, उसके अनुसार हमारा तत्पुरुष समास चलता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी लास्ट वाला पद है वो इम्पोर्टेंट रखता है, और पूर्व पद गौण होता है। पूर्व पद का कोई भी वैल्यू नहीं होती, प्राय उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। उदाहरण जैसे कूड़े के लिए घर, यहाँ घर विशेष्य है और कूड़े के लिए विशेषण है। यानी समस्त समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप तो होता ही है, कभी कभी बीच में आने वाले पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे देखिए दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो इसमें खाली में डूबा हुआ पूरे वाक्य का लोप हो गया। कोई जरूरी नहीं है विभक्ति का ही लोप हो, कई बार शब्दों का भी लोप हो जाता है। में डूबा हुआ का लोप हो गया, सिर्फ दही बड़ा शब्द रह गया। तत्पुरुष समास के खूब सारे भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान, ये है आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, और एक है हमारा नन्द तत्पुरुष। नन्द तत्पुरुष अलग है, वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी अपने कारक की विभक्तियों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कर्ता। तो कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है, हमारा स्टार्टिंग होता है कर्म से। कर्म तत्पुरुष जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो। कर्म की विभक्ति को कौन सी होती, कर्म को, कर्म की विभक्ति कौन सी थी, को। तो को विभक्ति का लोप हो वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे ग्राम गत, गत यानी गया हुआ, ग्राम को गया हुआ यानी ग्राम को गया हुआ, तो को विभक्ति का लोप हो गया। परलोक गमन, परलोक को गमन, यश प्राप्ति, यश को प्राप्त, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, तो को विभक्ति का यहाँ पर लोप हो रहा है, इसलिए कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए करण तत्पुरुष। जहां पूर्व पद में, जहां पूर्व पद यानी पहले पद में करण कारक की विभक्ति का, करण में कौन सा विभक्ति होती, से, है ना, तो से विभक्ति का जहां पर लोप होगा वहां पे करण तत्पुरुष। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जहां पर से विभक्ति एक तो होती है अपने अपादान वाले, तो लेकिन वहां पर अलग अर्थ होने का, जहां पर अलग होने का अर्थ हो वहां पर से विभक्ति होगी। तो देखिए अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, भयाकुल, भय से आकुल, मदमस्त, मद से मस्त, मद यानी घमंड, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, गुण युक्त, गुण से युक्त, भूख मरा, भूख से मरा, मन माना, मन से माना, हस्त लिखित, हस्त से लिखित यानी हाथ से लिखित, संप्रदान कारक। जहां समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए। तो देखिए क्रीड़ा चित्र, क्रीड़ा के लिए चित्र, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, हथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी, मैं बोल दूं रसोई घर तो रसोई के लिए घर, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो इस तरीके से ये आपके तत्पुरुष समास चल रहा है। नेक्स्ट देखिए आप अपादान तत्पुरुष। जहां समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति यानी अलग होने का जहां पर भाव हो वहां पर अपादान। देखिए ऋण मुक्त, मुक्त हो जाना, ऋण से वो अलग हो गया, ऋण से वो मुक्त हो गया, तो वहां पर आपका अपादान तत्पुरुष होगा।
धर्म विमुख, विमुख यानी धर्म से अलग होना, तो वहां पर भी अलग होने का भाव है। देश निकाला, देश से भी अलग निकल गया, वो देश से अलग हो गया, वहां पर भी क्या होगा आपके अपदान तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए आप भयभीत, भय से भीत यानी भय से अलग होया हुआ, भय से डरा हुआ। गुणहीन, गुणों से हीन, गुण से पृथक होना। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी पथ यानी रास्ता, भ्रष्ट यानी अलग होना या रास्ते से भटक जाना। धनहीन, धन से हीन होना, धन से अलग होना। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट आपके संबंध, इसमें आपको पता ही है कि संबंध में क्या कौन सी व्यक्ति लोग होता है, काकेती। तो देखिए अमृत धारा, अमृत की धारा। उद्योगपति, उद्योग का पति। गंगा तट, गंगा का तट। ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी यानी घर का स्वामी। गुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। जलधारा, जल की धारा। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, आलय यानी घर। राजपुरुष, राजा का पुरुष। राजकुमार, राजा का कुमार। लोकसभा, लोक की सभा। ये था का संबंध। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में और पर विभक्ति का लोप होता है, जैसे आनंद में मग्न, कला में निपुण। ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। ग्राम वास, ग्राम में वास। नेक्स्ट देखिए नन्न तत्पुरुष। जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक हो, यानी नन्न का, न का भाव हो। जैसे देखिए अधर्म यानी जहां पर धर्म नहीं है। नाथ, जिसका कोई नाथ नहीं है। सत्य, जहां पर सत्य नहीं है। अन्न देखी, जो देखी नहीं गई है, वो नहीं का भाव जहां पर होगा, वहां पर आपके नन्न तत्पुरुष होगा। न्याय, अन्याय यानी जहां पर न्याय नहीं है। नास्तिक, जो आस्तिक नहीं है, वो क्या है, नास्तिक। द्विगु तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्विगु जो समास है, उसको तत्पुरुष समास का ही पार्ट बना दिया गया है। पहले इसको हम अलग से पढ़ा करते थे, पर अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही इसको रख दिया। जहां समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है। जहां पहला पद क्या होता है, संख्यावाची। वे, चतुर, पंच, चौ, शत, यानी पहला पद क्या होता है, काउंटिंग वाला होता है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा समास होगा, आपके द्विगु समास। जैसे देखिए चौमासा यानी 4 मासों का समूह है। पंजाब, 5 आबों का समाहार यानी समूह है। चौराहा, 4 राहों का समूह है। शताब्दी, 7 वर्ष, 100 वर्षों का, शत यानी 100 वर्षों का समूह है। इसी तरीके से आपको बोल दिया जाए नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह है। ठीक है, फर्स्ट पद 9 हो गया ना, शत, चौ, पंच, चौ, 9, है ना। और नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह है। तो वहां पर हमारा कौन सा समास होगा, तो आप इसको अगर एग्जाम में आए तो आप इसको द्विगु समास बता दीजिए। ठीक है, द्विगु तत्पुरुष नाम पूरा लिखा है तो द्विगु तत्पुरुष बता देना। सिर्फ ओनली द्विगु समास लिखा है तो भी आप इसको द्विगु समास ही बता देना। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा अर्थात सर्वनाम की विशेषता पद, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो यहाँ पर पहला पद है वो किसकी विशेषता बताता है, दूसरे पद की। तो पहला पद क्या हो गया, विशेषण, और दूसरा पद क्या हो गया, विशेषण। यानी जिस चीज की हम विशेषता बताते हैं, वो चीज या वो वस्तु क्या होगी, विशेषण। तो यहाँ पर पहला पद है वो विशेषण होगा और दूसरा पद होगा विशेषण। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात एक पद उपमान और दूसरा उपमेय। जैसे देखिए अंधकूप, अंधा है जो कूप, एक इसमें जो शब्द का आपके लोप होगा। आधा है जो पका, यानी इस खाने की क्या विशेषता है कि ये आधा पका हुआ है। ठीक है, कुबुद्धि, इस बुद्धि वाला है, यानी इसकी बुद्धि है वो बुरी है, विशेषता होगी ना बुरी बुद्धि वाला। दही बड़ा, तो इस बड़े की क्या विशेषता है कि दही में बड़ा हुआ है, दही में डूबा हुआ है।
दूरात्मा, दूरी है जो आत्मा। कर्मधारय समास यानी जहां पर किसी संज्ञा सर्वनाम या किसी वस्तु विशेष की विशेषताएं बताई जाती है, वहां पर आपके होते हैं कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र। नीलकमल, नीला है जो कमल। नील गगन, नीला है जो गगन। पर्णकुटी, पर्ण यानी पत्तों, पर्ण से बनी कुटी यानी उसकी क्या विशेषता है कि वो पत्तों से बनी हुई है। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। नेक्स्ट देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी यहाँ पर एक तो विशेषता का वर्णन होता है कर्मधारय समास में, और एक क्या होता है किसी को उपमा दी जाती है उसकी तरह, उसके रूप जैसा है। तो ये देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन है ना। कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल, ठीक है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। घनश्याम, घन के समान श्याम। चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। विद्याधन, विद्यारूपी धन। विद्याधन, विद्यारूपी धन। ये था आपके कर्मधारय समास। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है, यानी दोनों के बीच में क्या आएगा आपके योजक चिन्ह। जैसे देखिए अन्न जल, इसमें योजक चिन्ह है। अपना पराया, इसमें योजक चिन्ह है। वो जब आप इसका विग्रह करते हो तो बीच में आपको योजक चिन्ह हटा के क्या लगा देना है, और। तो देखिए अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। आशा निराशा, आशा और निराशा। भाई बहन, भाई और बहन। राम श्याम, राम और श्याम। नर नारी, नर और नारी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। भला बुरा, भला और बुरा। लाभ हानि, लाभ और हानि। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि समास है वो हमारे मुख्य रूप से 5 समास होते हैं। कौन कौन से पढ़े हमने? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जो द्विगु समास हमने पढ़ा था वो किसका पार्ट था? तत्पुरुष समास का पार्ट था। नेक्स्ट देखिए हमारा बहुव्रीहि समास, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर, जहां दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के लिए संकेत करते हैं। 2 पद मिले लेकिन दोनों पद मिलाकर किसी तीसरी बात के लिए हमें संकेत कर रहे हैं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे देखिए कन फटा, कान है फटा जिसका, वो कौन है? फकीर। कन फटा, कान से फटा है जो, वो कौन है? फकीर। गजानन, गज जैसे आनंद वाला, यानी गज जैसे मुख वाला, तो हम किसको बोलते हैं? गजानन, भगवान गणेश को। तो तीसरा अर्थ निकल गया, गज और आनंद, गज जैसे मुख वाला, तो उसका अर्थ क्या हो गया? तीसरा अर्थ प्रकट हो गया, गणेश। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका। अब मैं नील लगा लू मेरे कंठ पे या नीला कलर कर लूं तो मैं नीलकंठ थोड़ी ना बन जाऊंगी। तो नीलकंठ नाम से हम किसको जानते हैं? भगवान शिव को। तो नील और कंठ, इन दोनों से मिलाकर तीसरा अर्थ क्या प्रकट होता है? भगवान शिव। तो भगवान शिव क्या होंगे? नीलकंठ। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला, तो वहां पर क्या होगा? राम, भगवान राम को कमल नयन बोला जाता था, तो इनको क्या बोलेंगे? कमल जैसे नयनों वाला, अर्थात भगवान श्री राम। निशाचर, निशा यानी रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाले। रात्रि में विचरण करने वाले कौन होते हैं? राक्षस। आप देखते हो ना राक्षस के पर्यायवाची शब्दों में हम पढ़ते हैं निशाचर। तो निशाचर किसको बोलते हैं? राक्षस को। क्यों बोलते हैं? रात्रि में घूमने वाला या विचरण करने वाला। पतझड़, पतझड़ कौन सी ऋतु है? पत, झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में। तो कमल नयन शब्द का अगर मैं विग्रह इस तरीके से करती हूँ कि कमल जैसे नयन, तो नयन की क्या विशेषता होगी? कि वो कमल जैसे है। तो जहां पर विशेषता होगी वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय।
और अगर मैं बोल दूं कि कमल जैसे नयनों वाला, तो किसी विशेष व्यक्ति के लिए बोल रही हूँ मैं कि कमल जैसे नयनों वाला अर्थात कृष्ण, तो तीसरा अर्थ निकलता है वहां पर अपने क्या होगा, कर्मधारय, वो बहुव्रीहि समास होगा। तो एक ही शब्द में अलग अलग समास हो सकते हैं, जैसे बहुव्रीहि कर्मधारय क्यों हो सकते हैं, जैसे अपने अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जाम में देखी कमल जैसे नयन, तो जैसे नयन बोलते क्या हो रही है, उसकी कंपैरिजन हो रहा है, उसकी विशेषता हो रही है, तो वहां पर आपको कर्मधारय समास बताना है। अगर मैं बता दूं कमल जैसे नयनों वाला, तो आपको बताना है बहुव्रीहि समास। इसी तरीके से देखिए महात्मा, तो महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, ऐसी आत्मा जो महान है, यानी उसकी विशेषता हो गई, तो वो सीधा साथ कर्मधारय समास। महान आत्मा है जिसकी, महात्मा ऋषि है वो, तो महान आत्मा है जिसकी, यानी किसी विशेष व्यक्ति के लिए हम बोल रहे हैं कि महान आत्मा है उसकी, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार समास का चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आज की कक्षा में इतना ही।